जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं प्रादर्श प्रश्न पत्र, विषय हिंदी। 2021 का ये प्रादर्श प्रश्न पत्र है और बोर्ड द्वारा इस प्रश्न पत्र को तैयार किया गया है। बहुत उपयोगी है ये वीडियो आप सभी के लिए। हर वर्ष एग्जाम में ऐसे सैंपल पेपर से, प्रादर्श प्रश्न पत्र से बहुत कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं। प्रश्न 1 अपठित गद्यांश है। कुल 12 अंक के अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को आप प्रश्न को उत्तर सही ढंग से तभी लिख पाएंगे जब आप इसे ठीक से पढ़ेंगे। तो 2 से 3 बार आपको ध्यान लगाकर अपठित गद्यांश को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पढ़िए एक बार किस संबंध में अपठित गद्यांश है, किस बात पर फोकस किया जा रहा है, ताकि आप ठीक से शीर्षक लिख पाएँ और सभी प्रश्नों के उत्तर लिख पाएँ। तो पढ़िए और प्रश्न 1 देखिए, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। शीर्षक तभी लिख पाएंगे जब आप इसे ठीक से पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ा हूँ, मेरे हिसाब से इस गद्यांश का शीर्षक है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के बारे में ही इस गद्यांश में बताया गया है। तो उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? हिंदी भाषा। प्रश्न 2 है, गैर हिंदी भाषी कलाकारों के हिंदी सिनेमा में आने का कोई एक कारण लिखिए। तो अनेक कारण है, पहला ही लाइन देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, क्योंकि उनको हिंदी के माध्यम से पहचान मिली। ये लाइन देख रहे हैं, सिने जगत के अनेक नायक नायिकाओं, गीतकारों, कहानीकारों और निर्देशकों को हिंदी के माध्यम से पहचान मिली है। यही कारण है कि गैर हिंदी भाषी कलाकार भी हिंदी की ओर आए हैं। ठीक है। प्रश्न 3 देखिए, छोटा पर्दा से क्या तात्पर्य है? तो छोटा पर्दा से तात्पर्य है टेलीविजन से। टेलीविजन को ही छोटा पर्दा कहा जाता है। ठीक है। अब इसका आम जन जीवन की भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो टेलीविज़न का आम जन जीवन की भाषा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। टेलीविज़न से अनेक कार्यक्रम को देख करके लोग हिंदी भाषा की ओर आकर्षित हुए और हिंदी भाषा बोलने लगे। अपने आप को हिंदी बोलने के लायक लोग तैयार भी कर पाए टेलीविज़न के माध्यम से। ये आप लिख सकते हैं। देखिए, अभी जो मैं उत्तर बताया अपने मन से बताया, ये आपको कोई लाइन में नहीं मिलेगा, आपको समझ कर उत्तर लिखना होगा। ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं पठित गद्यांश में जिसका कहीं पर भी उतना ज़्यादा वर्णन नहीं होता है, लाइन टू लाइन आप नहीं लिख पाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा और अपनी भाषा में भी उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आप लिख पाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, यहाँ के प्रश्न आपको उत्तर मिल जाएगा, यही है सब कुछ। कुछ बताया था हमने, जैसे कि 7 उच्चारण और भारतीय शब्दों में निहित उपसर्ग और प्रत्यय को छांट कर लिखिए। तो उच्चारण में आपको क्या उपसर्ग प्रत्यय क्या है? तो उत धन चारण, तो उत उपसर्ग है और चारण प्रत्यय है। भारतीय में भारत उपसर्ग है और तीय तो ईय प्रत्यय है। ये आप लिखेंगे। प्रश्न दे देखिए, ये है अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश को भी आपको समझना पड़ेगा, समझने के बाद ही आप उत्तर लिख पाएंगे। इसका व्याख्या आपको समझना बहुत आवश्यक है। ठीक, तो इसे भी पढ़ें। और देखिए, अगर पढ़ लिए हैं आप तो मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न 1, माँ की स्नेह को कवच कुंडल क्यों कहा गया है? ठीक है, तो इस पूरे काव्यांश का अर्थ आप समझ गए होंगे, तो इसका उत्तर ही हो सकता है। आप अपने मन से लिखना है, आपको समझना है। माँ के संबंध में ही ये पठित काव्यांश है। तो माँ के स्नेह को कवच कुंडल इसलिए कहा गया है क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चों से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है, उनकी रक्षा करती है। माँ की दुआएं हमारी उम्र बढ़ा देती है ना। माँ को ईश्वर का दर्जा दिया गया है, इसलिए माँ का प्रेम एक कवच की तरह माना गया है। प्रश्न 2 को उत्तर लिख सकते हैं, विषम परिस्थितियों में माँ ही क्यों याद आती है? तो हमेशा हम हर परिस्थिति में माँ को क्यों याद करते हैं? इसके कारण है कि हमें हमेशा विषम परिस्थितियों में अपनी माँ की याद इसलिए आती है क्योंकि एक माँ हमेशा हमारी रक्षा करती है। यदि हम किसी मुश्किल में हैं तो हमारी माँ की दुआएं
हमें हर मुसीबत से बचाती है। ठीक है। प्रश्न 3 है, मरुस्थलों के तपते पथ में तू ही मेघ झड़ी है माँ, पंक्ति का भाव लिखिए। तो ऐसा क्यों कहा गया है? इसका भाव है कि माँ के पास जाने से हमारी हर मुश्किल हल हो जाती है, इसलिए माँ हमें किसी मरुस्थल पर पड़ने वाली बारिश की तरह लगती है। इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 4 दिया है, उन पंक्तियों को उद्धृत कीजिए जिनका भाव है जीवन में विविध अनुभवों के बीच माँ का साथ फूलों जैसा सुहाना होता है। तो ये पंक्ति यहाँ पर, ये भाव वाला पंक्ति कौन सा है? आपको केवल पंक्ति लिखना है, प्रश्न भी समझिए आप। ठीक है। तो ये प्रश्न देखिए, अंतिम पंक्ति है, ऋतु चक्र की हर बेला में तू ही पुष्प लही है माँ, मेरी उंगली थामे बिल्कुल पास खड़ी रह माँ। ठीक है। ये इन प्रश्नों के इस प्रकार के आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 3 देखिए, ख के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। रचनात्मक अनुच्छेद लेखन आपको करना है। ये भी विषय आप तैयार करें, ये आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, अपने मन से विषय को ठीक से समझकर। 150 शब्द, तो 150 शब्द आपको कम से कम ये 1.5 पेज होना चाहिए, तभी आपको पूरे अंक इसमें मिल सकता है। कम नहीं लिखेंगे, शब्द सीमा को विशेष ध्यान रखेंगे। प्रश्न 4 है, अपने क्षेत्र में एक सड़क चौड़ा करने के बहाने आवश्यकता से अधिक पेड़ काटे गए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग को पत्र लिखे। तो एप्लीकेशन में किसे पत्र लिखना है और उसका विषय क्या है, ये आपको ध्यान देना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वन एवं पर्यावरण विभाग, तो आपने प्रति वन एवं पर्यावरण मंत्री करना है। ठीक है, छत्तीसगढ़, ऐसा। तो विषय में आपको लिखना है, सड़क चौड़ा करने के बहाने आवश्यकता से अधिक पेड़ काटे जाने के संबंध में, ये आपका विषय आ जाएगा। विषय बहुत महत्वपूर्ण रखता है, विषय अगर ठीक समझ पाए तो। ठीक, बाकी को प्रारूप तो आप जानते हैं, लिख सकते हैं। प्राचार्य को पत्र है, ये भी आप लिख सकते हैं। और देखिए प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेज 3 पत्रकारिता को क्या क्या तात्पर्य है? तो मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक। पेज 3 पत्रकारिता की क्या तात्पर्य है? तो पेज 3 पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों की निजी जीवन के बारे में बताया जाता है, उस पत्रकारिता को पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं? तो टीवी में आप लोग देखते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज आता है। तो टेलीविज़न पर जब कोई बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, तो वह फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है, ये लिख सकते हैं। जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण और सार्वजनिक विस्तृत माध्यम कौन सा है? तो ये है आपका समाचार पत्र और पत्रिका, ये सबसे पहला और विस्तृत माध्यम है। संपादकीय किसे कहते हैं? तो संपादकीय, संपादक से संपादकीय बना है। तो समाचार से संबंधित तथ्य, समाचार की पृष्ठभूमि, समाचार का दूरभाषी प्रभाव, है ना, चेतावनी, सुझाव आदि पर संपादक द्वारा लिखे गए जो विचार होते हैं, उसे संपादकीय कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। नाटक के मूल 3 तत्वों का वर्णन कीजिए। तो नाटक के प्रमुख 6 तत्व है, कहानी के भी प्रमुख 6 तत्व है, आपको 3 तत्व। तो देखिए इसका तत्व जो है, अब नाटक के तत्व होते हैं कथानक या कथा वस्तु, कथोपकथन या संवाद, देश काल या वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। और यही तत्व जो है कहानी के भी है, बल्कि कहानी में एक प्रमुख जो तत्व है वो जोड़ सकते हैं, वो है चरित्र चित्रण। बाकी कथानक, कथा वस्तु, कथोपकथन या संवाद, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य कहाँ यहाँ भी रहेगा। ठीक है। बाकी ये है प्रश्न क्रमांक 7, दिवाली मेला या स्वतंत्रता दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। फीचर जो है बहुत ही आकर्षक भाषा में होना चाहिए, है ना, सटीक होना चाहिए और पढ़ने में आनंद आ जाए, इस प्रकार से फीचर आपको तैयार करना है। तो ये आप तैयार कर सकते हैं।
और बाकी तो आपके पाठ्य पुस्तक से है, आप लोग नोट्स बनाई हैं, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को देख लीजिए किस प्रकार से के प्रश्न आते हैं, और सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए अपने आप को आप सक्षम बनाएं, ठीक है। तो ये प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न जो है काव्यांश से है, और काव्यांश से कैसे प्रश्न आते हैं 6 नंबर के, देखिए 2-2 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपको देखना है, पढ़ते जाइए। अगर आप पढ़ाई किए हैं, अध्ययन किए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी काव्यांश से संबंधित प्रश्न है। ये गद्यांश है, गद्यांश से संबंधित, ठीक है। ये सभी नोट्स बनाए हैं, आप सभी प्रश्न को ध्यान दीजिए। इसमें से बहुत से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं देखिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम दूसरे आदर्श प्रश्न पत्र है, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है।